अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, अच्छे? जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिफिनीशन में ही हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने पढ़ा था बेटा कि व्हेन एवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू अ क्लोज लूप इज चेंज, जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा हो किसी क्लोज लूप से बेटा, और वो फ्लक्स हम चेंज कर दें, तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। वो तो उस सर्किट में ईएमएफ पैदा हो जाएगा बेटा, और इसी ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ हम पढ़ चुके थे बेटा कि whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in the conductor and this EMF is called induced EMF। यानी जब किसी कंडक्टर को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस कंडक्टर में हमारे पास EMF प्रोड्यूस होगा, और इसी EMF को हम कहते हैं इंड्यूस EMF। अब इंड्यूस EMF हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं स्टैटिकल इंड्यूस EMF, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकल और डायनेमिकल यानी इनमें फ़र्क क्या है बेटा? हमारे पास वर्ड है स्टैटिकल। स्टैटिकल वर्ड यूज फॉर रेस्ट एंड डायनेमिकल वर्ड यूज फॉर मोशन। रिमेंबर बेटा, इधर स्टैटिकल का मतलब जब कंडक्टर रेस्ट पर हो, डायनेमिकल का मतलब जब कंडक्टर मोशन में हो। यानी इसका मतलब इन अदर वर्ड्स हम किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या होगा बेटा कि हमारे पास कॉइल या कंडक्टर रेस्ट पर हो बेटा, और हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाए बेटा, तो उसकी वजह से इस कॉइल से जो फ्लक्स पास होगा वो चेंज होगा बेटा, जिससे ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होगा। दूसरा तरीका ये हमारे पास कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, यानी मैग्नेट को मोशन में ना लाए बेटा। मैग्नेट एट रेस्ट हो, एट रेस्ट पर हो, यानी मैग्नेट रेस्ट पर हो, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो रहा बेटा। और हम इस फील्ड में कंडक्टर को मोशन में ले आए, यानी कंडक्टर को हम मोशन में ले आए बेटा। कंडक्टर को हम मोशन दें, उसको मूव करें विद सर्टेन वेलोसिटी, तो उसकी वजह से भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वी गेट इंड्यूस ईएमएफ, और इस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्रॉम लेंज़ लॉ वी फाइंड इट्स डायरेक्शन। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी इन सच डायरेक्शन टू अपोज इट्स cause। और the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। जी बेटा, तो स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ पहले पढ़ते हैं बेटा कि व्हाट इज स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ। तो स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ, जी बेटा जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इधर स्टैटिकल और डायनेमिकल वर्ड यूज होते हैं फॉर कंडक्टर। यानी स्टैटिकल हमारे पास वो ईएमएफ जिस केस में हमारे पास कंडक्टर जो हो, कंडक्टर एट रेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो हमारे पास चेंजिंग हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे बेटा, और कंडक्टर हमारे पास रेस्ट पर हो, तो इस वजह से भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल के अक्रॉस चेंज हो तो उस कॉइल में ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर इज एट रेस्ट, जब कंडक्टर रेस्ट पर हो बेटा, एंड प्लेस दिस कंडक्टर इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस कंडक्टर को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी मैग्नेटिक उस फील्ड में रख दें जो फील्ड हमारे पास चेंज हो रहा हो बेटा, तो उस वक्त इस कंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ। और स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में। यानी ट्रांसफार्मर में आप देखो बेटा,
उसमें जो कंडक्टर होता है वो रेस्ट पर होता है और इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम चेंज करते हैं बेटा। तो द ईएमएफ इंड्यूस इन अ ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ। और ये ईएमएफ स्टैटिकल हो डायनेमिकल हो, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी, इन सच डायरेक्शन टू अपोजिट्स काज। जी ये तो हमारे पास स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ, यानी जब हमारे पास कंडक्टर जो हो बेटा, कंडक्टर मोशन में हो और मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास कांस्टेंट हो। यानी स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ अगर आपसे कोई कहे बेटा कि किस तरह, तो इफ दिस इज द कंडक्टर, ये हमारे पास कंडक्टर कनेक्टेड टू गिल्वानोमीटर और ये हो हमारे पास मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल। तो इस कंडक्टर को हम इनसाइड कॉइल लेके जाएं या इसे बाहर लेके आए बेटा, यानी इधर भी मोशन में हो इधर भी मोशन में हो, तो इस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ। और स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटा, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उससे हम कहते हैं स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ। अब डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ, तो द ईएमएफ प्रोड्यूस व्हेन अ कंडक्टर इज इन मोशन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एट रेस्ट, यानी विच इज एट, यानी वो फील्ड जो कि कांस्टेंट हमारे पास हो, यानी जो फील्ड हमारे पास चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड को जब इन टू द पेज और इन साइड द पेज हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो बेटा। और हमारे पास कंडक्टर हो बेटा, और वो कंडक्टर इधर हम रखे बेटा, लेकिन दिस कंडक्टर इज इन मोशन आइदर इन दिस डायरेक्शन आइदर इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो जिस केस में भी हो हमारे पास, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट हो और कंडक्टर मोशन में हो, तो इस वक्त जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ। और इस डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, यानी इसको हम कह सकते हैं मोशनल ईएमएफ। इन अदर वर्ड्स डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो ये तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ के बारे में कि इंड्यूस ईएमएफ हम दो तरीकों से पैदा कर सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा कि फ्लक्स चेंज हो, तो इसका मतलब फ्लक्स हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये कि कंडक्टर रेस्ट पर हो और हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएं। दूसरा तरीका ये बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और हम कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में लाएं बेटा। तो दोनों केसेस में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होगा बेटा। दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस ईएमएफ जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ किसे कहते हैं बेटा, तो अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ इमोशनल ईएमएफ इज डायनेमिकल ईएमएफ। तो टॉपिक हमारे पास है बेटा मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं बेटा, द ईएमएफ, द ईएमएफ induce when a conductor is moved through a
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो ईएमएफ जो हमारे पास प्रोड्यूस हो किस वक्त, जब किसी कंडक्टर को हम मूव करें कहाँ पर बेटा, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो जो कि कांस्टेंट हो, इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हमारे पास सेम हो बेटा, और हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करें बेटा, तो इस वक्त कंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे हम डायनेमिकल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ कहते हैं बेटा। अब मोशनल ईएमएफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं बेटा, तो लेट अस कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड whose direction is inside the page or into the page। क्रॉस से जो मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इनटू द पेज, यानी ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है बेटा इनटू द पेज, यानी हम लिखते हैं बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, और ये हमारे पास है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा जिसकी लेंथ है एल, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करे बेटा आई, और वी मूव दिस कंडक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा जो कि क्लोज सर्किट का हिस्सा है। क्लोज सर्किट का हिस्सा का मतलब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हमारे पास, दिस इज लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी यही हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर की भी डायरेक्शन होगी, जो कि पहले चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके थे बेटा, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। जी, अब ये कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा बेटा, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये बड़ा हुआ बेटा किधर मूव कर रहा है बेटा, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी विच इज यूनिफॉर्म। तो आई की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेट से उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम कहते हैं बी प्राइम, और ये हमारे पास बी। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होगा बेटा, और हम पढ़ चुके हैं कि दिस फोर्स विल बी इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, यानी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, और दिस विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट नॉर्मल। आई एल बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट नॉर्मल इसकी डायरेक्शन, जो कि हम मालूम करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इधर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं बेटा। अब हम कहते हैं बेटा इफ लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा होगा हमारे पास 90 डिग्री, तो द फोर्स विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आई एल बी साइन ऑफ 90, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम when conductor is placed perpendicular to magnetic field, और इसका मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी। और इसकी डायरेक्शन हम किस तरह मालूम करते हैं बेटा, with help of Fleming left hand rule। What is Fleming left hand rule? Place the first three finger at right angle to each other of your left hand such that the first finger points in the direction of क्या बेटा, magnetic field, and the middle finger points in the direction of current। तो द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास करंट, और थंब जो है बेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इन दिस केस फोर्स विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड आई एल बी होगा बेटा, और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी, अब हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम कर रहे हैं बेटा वर्क डन, यानी व्हेन दिस कंडक्टर इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी और डिस्प्लेसमेंट डी, ये इधर आएगा बेटा, तो हमने फोर्स लगाई है बेटा कंडक्टर पर और डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ बेटा। लेकिन जब हम कंडक्टर को एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए
एंड दिस इज पॉइंट बी। ए से बी तक लाते हैं बेटा तो वर्क डन हम करते हैं, लेकिन इसी असना हमारे पास टाइम भी गुजरता है और हम कहते हैं द वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी इन दिस केस पावर हमारे पास होगा P इज इक्वल टू W/T, और हम जानते हैं बेटा P इज इक्वल टू F डॉट V, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस केस में हमारे पास फोर्स भी इस डायरेक्शन में और कंडक्टर भी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं बेटा, तो F और V पैरेलल, तो फोर्स हमारे पावर हमारे पास होगा F V। ये हमारे पास कौन सा बेटा जो हम वर्क डन हम कर रहे हैं बेटा, उसकी वजह से जो पावर होगा वो होगा P इज इक्वल टू एफ वी। एफ का मैग्नीट्यूड हमारे पास ILB, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी राइट P इज इक्वल टू ILB into V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जी। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वी नो दैट P इज इक्वल टू IV, या we can write P is equal to I into E. The net voltage of a circuit is called EMF. तो P is equal to IE. This is equation number 2. Equation 1 भी हमारे पास पावर और equation 2 भी हमारे पास पावर। Equation 1 हमारे पास कौन सा पावर है बेटा? Equation 1 हमारे पास कौन सा पावर है? जनता बताओ बेटा। यानी एक पावर हमारे पास कौन सा बेटा? एक हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमने ये वर्क डन किए बेटा, ये वाला वर्क डन, जब चार्ज पार्टिकल को हमने इधर से इधर वर्क पर यूनिट टाइम, तो ये हमारे पास वो वर्क डन है जो कि हमने किए बेटा, और इस वर्क डन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ये प्रोड्यूस है बेटा। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी इक्वल टू द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ सर्किट। तो हम कहते हैं बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी राइट ILBV इज इक्वल टू IE। यानी आप लिखोगे बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो होगा क्या बेटा I और I दोनों तरफ से कैंसिल, वी गेट E इज इक्वल टू BLV। This EMF is called motional EMF. Yani to find the motional EMF, we need the magnitude of magnetic flux density, length of a conductor and velocity of a conductor। और याद रखो बेटा EMF motional EMF हमारे पास मैक्सिमम होगा कब? जब तक हमारे पास magnetic field is perpendicular to the length of a conductor and they are perpendicular to the motion of conductor। जब तक ये तीनों परपेंडिकुलर हो बेटा तो उस वक्त हमारे पास EMF प्रोड्यूस होगा बेटा। लेकिन अगर केसेस हमारे पास हो बेटा कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दे आर इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, तो इस वक्त हम क्या लेंगे बेटा? तो उस वक्त हम लेंगे बेटा दोज कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर and velocity of a conductor which are perpendicular to each other। So we write the magnitude of induced EMF will be equal to BLV sin of theta। यानी dynamical EMF or motional EMF will be maximum when theta is equal to 90 degree। जब theta हमारे पास 90 डिग्री हो बेटा तो when theta is equal to 90 डिग्री तो EMF हमारे पास ही होगा बेटा। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास B, L और V ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो उस वक्त हम क्या लेंगे बेटा? दोज कंपोनेंट्स ऑफ B, L and V which are perpendicular to each other। तो उन कंपोनेंट्स की वजह से फिर हम EMF मालूम करेंगे बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशनल EMF बेटा। उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF और म्यूचुअल इंड्यूस EMF। तब तक के लिए बेटा ये टॉपिक देख लो। इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।